देखो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चीजें पढ़ी थी ना, मैंने उसी को एक ये चार्ट के फॉर्म में बना दिया है इसको, ठीक है। कि किस तरीके से लॉ क्रिएट होता है। तो सेंट्रल लेवल पे मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा, आपको एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन पहला है कि सेंट्रल लेवल पे जब कोई एक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसका प्रोसेस है कि जब कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक मैटर होगा और वो मैटर पे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का डिस्कशन होगा, यानी कि वहां डिबेट होंगे, सब प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस होंगे, ठीक है। और वो सारे पॉइंट को नोट किया जाएगा जिसको हम कहेंगे एक ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा ड्राफ्ट। और उसके बाद ड्राफ्ट के बाद नेक्स्ट है हमारा ये जितने भी उसके वैलिड पॉइंट होंगे, सारे वैलिड पॉइंट को लेकर हम बना देंगे एक बिल, ठीक है। तो ड्राफ्ट के बाद हमारा एक बिल बन जाएगा। फिर वो बिल हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस बिल को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये बिल चला जाएगा लोकसभा में। वहां से हमें इसे मिलेगी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के जस्ट बाद ये बिल पास होकर चला जाएगा राज्यसभा में, वहां मिलेगी मेजॉरिटी। इस मेजॉरिटी के साथ अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जब वो साइन कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, जब वो अपना अप्रूवल एसेंट दे देंगे इसके ऊपर, तो वो एनफोर्सिएबल उस दिन क्रिएट हो जाएगा, यानी फॉर्म हो जाएगा। और लोगों को पता चलने के लिए उसको प्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था, गवर्नमेंट के नोटिस बोर्ड, दैट इज ऑफिशियल गजेट में। और प्रेजेंट करने के बाद इनमें से किसी एक दिन पर वो लागू हो जाएगा हमारे लोगों पर। दैट इज, बिल में दिया डेट, अगर वो नहीं है तो जिस दिन एसेंट अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट का, अगर वो नहीं है तो 1 जुलाई, ठीक है, 50-50 रूल लगा के, ठीक है, मतलब 6 महीने 6 महीने, ठीक है। तो 1 जुलाई, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे था। इसी तरीके से स्टेट लेवल पर है। स्टेट लेवल में सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ बदलेगा क्या, यहाँ पे विधानसभा और कुछ केसेस में विधान परिषद जहां पे है वो, ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट की जगह यहाँ स्टेट के जो कंसर्न गवर्नर होंगे उनके पास जाता है, ठीक है। और बाकी सब, ये ना सेंट्रल का भी एक गजेट होता है और स्टेट का भी एक गजेट होता है। तो ये स्टेट के गजेट में प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लॉ कैसे क्रिएट होता है ये पूरा प्रोसेस देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट, ठीक है। लॉ और एक्ट का डिफरेंस समझते हैं। तो देखो, मैंने बताया था कि लॉ के अंदर एक्ट तो होता ही है, फिर रूल होते हैं और कुछ केस लॉज होते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक एक्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। सॉरी, एक लॉ तैयार किया जाता है, ठीक है। तो एक्ट के अंदर में क्या क्या बेसिक चीजें होंगी, तो एक्ट के अंदर जो चीजें लिखी होती है ना उसको हम कहते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। यानी कुछ और नहीं, आप ऐसे समझो अभी के लिए, दीज आर मियर पैराग्राफ्स, ठीक है। तो पैराग्राफ थे ये कुछ और नहीं है। ये थियोरी में हम पैराग्राफ बोल रहे हैं या पॉइंट बोल रहे हैं, वही है लॉ में, ठीक। रूल किस लिए जरूरी होता है, इस लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी अच्छे से समझाने के लिए। इसके अंदर में लिमिट्स दिए होंगे, प्रोसीजर्स दिए होंगे, क्या डॉक्यूमेंट है उनके नाम या उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया होगा, ताकि और अच्छे तरीके से इस एक्ट को लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, इफेक्टिव बना सके। केस लॉ क्या करेगा, इट विल वर्क एज अ रेफरेंस। मैंने बताया था कि पुराने किसी लॉ को, मतलब केस लॉ को उठाकर रेफरेंस दिया जाता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो आपने ये जजमेंट दी थी, इसके अकॉर्डिंग पर हम कंक्लूड करेंगे कि इस वाले में भी क्योंकि सारा फैक्ट सेम है तो आपका जजमेंट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, वही मैंने बताया, एक्ट को पास करते हैं पार्लियामेंट में, यानी इट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। फिर और ये रूल को मैंने बताया था गवर्नमेंट, मोदी जी संभालेंगे, यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और जो केस लॉ है वो आते हैं कहाँ से, आते हैं कोर्ट से, यानी वो हमारी जुडिशरी का काम होता है। तो ये सब मिलाकर हम लोगों का एक लॉ बनता है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ के बाद हिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लॉ।
अब हिस्ट्री ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी कानून है ना, वो कानून आया कहाँ से है। ठीक है, तो हमारा जितना भी कानून है रोम से, ठीक है, रोमन लॉ से डिराइव होकर आया है, रोमन लॉ से। और इस रोमन लॉ के अंदर में चीजें किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? दैट इज लैटिन। ठीक है, तो इसलिए आज भी आप देखोगे कि हमारे कई जगह, अभी जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा तो कई जगह पर ना लैटिन वर्ड का यूज किया जाएगा। तो समझ लेना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिराइव करके लाए हैं रोम से, वहां की लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था। तो वहां रोम से वो अडॉप्ट किया गया इंग्लैंड में। तो उन्होंने क्या किया, इस लैटिन के साथ अपनी लैंग्वेज जोड़ दी, इंग्लिश जोड़ दिया। और फिर हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट कर लिया, तो हमने लैटिन, इंग्लिश प्लस हिंदी अपनी लैंग्वेज जोड़ ली। तो आज हमारा जितना भी इंडियन लॉ आपको दिखेगा, वो इंडियन लॉ सारा का सारा किस तरीके से है? लैटिन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज, ये तीन से हमारे पूरे लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज है और क्यों वो लैंग्वेज है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्ट एंड एक्ट दो वर्ड है, लेकिन दोनों का एक ही मीनिंग नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक्ट और एक्ट मैंने बताया था, इस एक्ट का मतलब जो पूरे प्रोसेस से हम लोगों ने अभी देखा, जो लेजिस्लेचर पास करता है, तो वो वाला एक्ट में कैपिटल ए यूज हुआ। वेर एस कोई एक वर्ब या कोई एक एक्शन, यानी जब कोई एक वर्क परफॉर्म होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्ट। ठीक है, तो स्मॉल में जो एक्ट लिखा है उसका मतलब एक एक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये मेजर मेजर बात थी लॉ से जुड़ी। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक न्यू पे, दैट विल बी आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में हम लोगों ने ना, मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा, हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट मैं लेकिन लास्ट में करूंगा, जब ये थोड़ा ज्ञान का बस पार्ट रहेगा, एग्जाम में बहुत रेलेवेंट नहीं है, इसको लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, ये वाला स्लाइड यहां से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो इसके अंदर में क्या क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहने का, इसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 1 जो था दैट इज शॉर्ट टाइटल। ठीक है, शॉर्ट टाइटल। तो इसका नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट, ये कहां तक अप्लाई होगा, कितना इसका एरिया कवरेज है? तो आई सेड पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 1872 है, ये एप्लीकेबल यानी एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 से, 1 सितंबर 1872 से एनफोर्सेबल हुआ था। हाउएवर, मैं आपको बताया था ना कि बनने का दिन और लागू होने का, एनफोर्स होने का दिन बिल्कुल अलग होता है। तो ये ना प्रेसिडेंट का एसेंट, अप्रूवल इसे 25 मार्च को ही मिल गया था। एग्जाम में ये कई बार पूछा है, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, बना इस दिन था, लेकिन ये शुरू, लागू, स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1 सितंबर 1872। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 सितंबर 1872 है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, तो मैंने आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नेचर, बिजनेस पर्पस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। ठीक है, और वो भी वही जिसका अपना कोई मदर एक्ट ना हो, जिसका अपना कोई मदर एक्ट ना हो। अगर उसका मदर एक्ट है तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है कि किन चीजों पे अप्लाई नहीं होता: डोमेस्टिक, social, and all commercial contract which have their own specific mother act। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारा सारा लॉ कहाँ से उठकर आया है, तो उसका सोर्स है इंग्लिश कॉमन लॉ, यानी इंग्लैंड वाले लॉ से हमने लिया है, और उन्होंने रोम से डिराइव किया है। ठीक है,
एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर में मैंने एक बात अभी बोला आपको कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक या मदर एक्ट, ये इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा डिस्कशन के लिए अब हिस्ट्री को ला रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस हिस्ट्री को। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ना, पहले ये पूरा, ये जो चार आप स्पीयर देख रहे हो ना, ये चारों एक ही नाम से जाने जाते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। लेकिन जब ये 1872 में बना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1872 के बाद धीरे धीरे ये क्या हुआ कि 1930 में जाकर 1 जुलाई को एक नया एक्ट, इसी का एक छोटा सा पार्ट तोड़ दिया गया, हटाकर एक नया सेपरेट एक्ट बनाया गया, और उसका नाम हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी आपके सिलेबस में है, आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 1930 में जाके एक इसका और टुकड़ा हो गया और सेपरेट एक्ट बना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब सोचो, अगर कोई गुड्स का सेल हुआ है और उस सेल से जुड़ा एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में कोई दिक्कत आई, कोई चीज का गड़बड़ी हुआ, तो आप केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में नहीं करोगे, आपको रेफरेंस लेना होगा, हेल्प लेना होगा, और केस फाइल करना होगा अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो क्योंकि अब सेल्स वाले एग्रीमेंट के लिए एक सेपरेट एक्ट बन गया है, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाएगा। इसी तरीके से 1930 के बाद 2 साल बाद 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्लास 12th वाले तो बहुत अभी पूरा बुक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर भी तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, उसके अंदर भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर के बीच बने हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में बने हैं, उनके लिए भी तो एक स्पेसिफिक एक्ट अलग से बन गया। तो पार्टनरशिप का अगर कोई भी लड़ाई होगा, उस एग्रीमेंट में कोई दिक्कत आएगी ना, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जाकर केस फाइल करोगे, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। फिर अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना दो पार्ट बच गए, अभी भी रह गए। वन इज जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, ये आज भी हमारे पार्ट में है, ठीक है। ये आज भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप क्या पढ़ोगे, तो आप यही दो चीजों को पढ़ने वाले हो, जनरल एंड स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट को। बाकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दोनों ही आपके सिलेबस में है, दोनों पहले इसी का पार्ट हुआ करते थे। बट 1930 और 1931 32 में, सॉरी, 1932 में ये दोनों ही क्या हुआ, अलग कर दिए गए, ठीक है, दोनों ही अलग कर दिए गए, ठीक है। ओके, अब हिस्ट्री में मैं हटके, अब मेरे हिसाब से शायद आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है, कि ये कौन से कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जिसके अपने खुद के एक्ट हैं। अभी मैंने दो एग्जांपल आपको दिया। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज इसके ऊपर पढ़ी थी, ये देखो, दैट इज ऑफर प्रपोजल, ठीक है। इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले होता है एक ऑफर या एक प्रपोजल, ठीक है, एक ऑफर या एक प्रपोजल, ठीक है। और उस ऑफर पे जब सामने वाला एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी उसको यस कर देता है, तब जाकर बनाया जाता है एक प्रॉमिस, ठीक है, एक प्रॉमिस बनता है। फिर उस प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन जुड़ती है, तो वो एक एग्रीमेंट बनता है। और उस एग्रीमेंट को जब हम एनफोर्स कराते हैं थ्रू लॉ, यानी लॉ से परमिशन ले लेते हैं, लॉ उसको अलाउ कर देता है, तब जाके वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सही है, तो इसका नाम होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक। हमने लास्ट क्लास तक यहां तक सारी चीजें कवर की थी, ठीक है। तो
अब हम थोड़ा सा स्लो करते हैं और एक एक इन्हीं चीजों पर थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम में पक्का पक्का आता है, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो देखो, एक इंसान दूसरे इंसान को ऑफर देता है, ठीक है? कि भाई, मान लो, जैसे आपने मुझे ऑफर दिया कि भाई आप पढ़ाओगे, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? तो मैंने एक प्रॉमिस कर दिया आपसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने मुझे फीस दे दी, यानी कंसीडरेशन दे दी। कंसीडरेशन टू वे होगा, यानी मैंने बोल तो दिया था पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि मैंने प्रॉमिस किया था पढ़ाने को, तो जब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा यानी पढ़ाऊंगा, तो दैट विल बी कंसीडरेशन पेमेंट टू यू, यानी यू विल गेट सर्विस। और आप मुझे फीस दे रहे हो तो दैट विल बी कंसीडरेशन। तो टू वे हो जाएगा। उसके बाद एक साइड में मैंने बात लिखी है, देखो, मैंने लिखा है कि इट कंसिडरेशन कैन बी इन कैश ऑल्सो, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो, इट कैन बी एन एक्ट एंड एब्सटिनेंस। एक्ट एंड एब्सटिनेंस वर्ड समझो। आपने किसी को कुछ करने को बोल दिया कि यार तुम जाओ ये चीज कर दो, तो उस इंसान ने अगर वो काम कर दिया ना, तो वो भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा। अच्छा, एक्ट तो समझ में आया। एब्सटिनेंस वर्ड का मतलब होता है नॉट टू डू। नॉट टू डू। नॉट टू डू। आपने किसी को अगर बोला कि ये काम मत करना, और आपके कहने के वजह से उस इंसान ने वो काम नहीं किया, याद रखना, आपने कहा कि ये काम मत करना, और उस इंसान ने आपके रोकने के वजह से उसने वो काम नहीं किया, तो हम ये मानेंगे उसका ना करना भी आपके लिए कंसिडरेशन है। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। यानी कुछ करना या कुछ ना करना, आपके कहने के वजह से ना करना भी एक तरीके का कंसिडरेशन होता है, ठीक है? अब ध्यान समझना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ऑफर हुआ यानी प्रपोजल हुआ, उस पे मिली एक्सेप्टेंस, ठीक है? और तब बना प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन यानी पेमेंट आ गई, तो वो बन गया एक एग्रीमेंट, ठीक है? अब एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल कराना होगा। एनफोर्सिएबल कराना मतलब वर्ड, लॉ सब कुछ चेक किया कि हर एक काम जो उसने बोला था वो वैलिडली सही तरीके से किया गया है या नहीं। और अगर कहीं भी उसको लगा कि यार काम ढंग से नहीं हुआ है, या कुछ काम पेंडिंग है, या कुछ काम गड़बड़ है इसमें, तो लॉ उसको अप्रूव नहीं करेगा। अगर अप्रूव नहीं किया तो वो एग्रीमेंट तो बन गया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। लेकिन अगर वो सब कुछ सारे चेक्स को पास कर लेता है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एलिजिबल है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन सब में एक बात याद रखना, एनफोर्सिबिलिटी वर्ड में बहुत सारी चीजें चेक होंगी, लेकिन अगर एनफोर्सिबिलिटी को कोई क्रक्स में एकदम लॉजिकली पूछे ना, तो ये एक बात जरूर लिखना। यहां पर देखो क्या बोल रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं कि इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यानी टू सू, इसका कहने का मतलब होता है एनफोर्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब बनाते वक्त, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, दोनों पार्टी का इंटेंशन हो कि अगर कोई भी बैकआउट किया, यानी कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, तोड़ने की कोशिश किया, तो दूसरी वाली पार्टी उसके ऊपर केस करेगी ही करेगी। यानी सामने वाले का इंटेंशन, मतलब बोथ पार्टी का एक दूसरे के लिए इंटेंशन यही रहेगा कि अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आई, तो हम केस करेंगे। याद रखना, इसी को कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये जब तक नहीं रहता, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और यही मिसिंग होता है एक डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट में। हमने ऊपर यहां पर देखो एक्सक्लूड किया ना डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट, तो अभी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट में ना एनफोर्सिबिलिटी लैक कर जाती है, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। एग्जाम्पल, पापा बोले बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर आएंगे तो मैं तुमको एक गाड़ी दिलवा दूंगा।
आपने अच्छे से पढ़ाई की, नंबर आ गए और पापा मम्मी जैसे बेवकूफ बनाते बना दिया, आपको गाड़ी नहीं मिली। अगर आपको गाड़ी नहीं मिली तो क्या पापा जब वो बात बोल रहे थे तब आप पापा पे या उसके बाद भी इंटेंशन रखे थे कि पापा नहीं दिलाएंगे तो केस करूंगा मैं? या पापा ने ऐसा इंटेंशन रखा था कि नंबर नहीं आएगा तो इसको कोर्ट में घसीटेंगे बच्चे को? तो दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अगर आप प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो तो हम कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे। ये होना बहुत जरूरी है। यही लैक करता है एक डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट में, इसीलिए वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो ट्रीट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया था आपको एक और बात कि अगर ऑफर से लेके कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले तक, यहां तक कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, यहां पर इतने में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका रिजल्टेंट को कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, इनवैलिड फ्रॉम बिगनिंग। इनवैलिड फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो वर्ड का मतलब था इट इज इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग। इनिशियल, इनिशियो मतलब शुरू से, इनिशियल से। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा है वॉइड एब इनिशियो में। ठीक है, याद रखना, यानी ऑफर के बनने से लेकर यहां तक में कहीं भी कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ भी दिक्कत हुई, तो उससे जो भी रिजल्ट में निकलेगा वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो। अगर सब कुछ वो सही करके पास हो गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद यानी इधर 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 में कोई दिक्कत आ गई, इधर में कोई दिक्कत आ गई, तो उसका रिजल्टेंट बनता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब सब कुछ ठीक था लेकिन अब चाहकर भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, हमारे और आपके बीच एक घोड़े को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जिस दिन हमने क्या किया, ऑफर दिया, मैंने बोला कि आपने बोला आप घोड़ा खरीदोगे, हमारे पास एक घोड़ा है, आप खरीदोगे? मैंने एक्सेप्टेंस दी, हाँ मैं खरीदूंगा। मैंने पेमेंट दे दी, आप घोड़ा देने जिस दिन आ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लॉ ने चेक किया सब सही था, लेकिन घोड़े को कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब चाहकर भी वो घोड़ा बेचा नहीं जा सकता। तो सारा कुछ वैलिड होते हुए भी बाद में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाना जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हो, बियॉन्ड कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर कोई बस नहीं चलता हो, ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाना जिसकी वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो गया है करना, तो उसके रिजल्ट से जो आएगा उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम में कई बार वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझाने आ जाता है। फिर आया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब, अगर अगर लैक ऑफ फ्री कंसेंट है, लैक ऑफ फ्री कंसेंट मतलब एक इंसान को जबरदस्ती धमका कर, डरा कर, बहला कर, फुसला कर, बेवकूफ बनाकर अगर किसी इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लॉ को के पास वो इंसान जाता है जिसके साथ गलत हुआ था, और वो केस कर देता है कि मेरे साथ गलत हुआ था उस वक्त, वो मेरे बच्चों को कनपट्टी पे बंदूक रखा गया था इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जब वो केस कर देगा तो उस इंसान को याद रखना, उस इंसान को कहते हैं एग्रीव्ड, एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, ही इज कॉल्ड एग्रीव्ड पार्टी। तो वो एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, केस कर सकता है। तो एग्रीव्ड पार्टी के हिसाब से अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल दो वर्ड से मिलकर बना है, वॉइड प्लस एबल, यानी जो इनवैलिड होने के काबिल हो। ठीक है, अभी वैलिड है, बाद में वो वॉइड हो जाएगा, पहले वैलिड है, बाद में वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन वो केस नहीं करेगा तो वो वैलिड ही रह जाएगा, यानी वो वैलिड भी हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, सबका एक और चीज मैं बताऊं, ये जो भी मैंने अभी आपको बताया है ना,
इन सब का बहुत डिटेल और विथ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम कवर करेंगे। उसकी चिंता मत करना आप लोग, ठीक है, वो पूरा कवर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनना, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। देखो एक वेन डायग्राम बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बड़ा कौन है। बच्चे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, उनको लगता है ऑफर से बड़ा प्रॉमिस, प्रॉमिस से बड़ा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, ध्यान देना। एग्रीमेंट तो सारे ही बन गए, लेकिन जो पास होकर, जो फिल्टर होके जो यहां से सारे एग्रीमेंट में से जितने फिल्टर होकर, यानी एनफोर्सिएबिलिटी वाला पॉइंट, चेक पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ पाए, वही तो कॉन्ट्रैक्ट बने। यानी 100 में से अगर 40 ही पास कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 40 ही बनेंगे। एग्रीमेंट तो पूरे 100 के 100 थे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही एग्रीमेंट के बराबर या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो याद रखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट था। बट all agreements are not contract, all agreements are not contract, only those agreement which gets enforceability by law becomes contract। इस बात को बहुत क्लियर याद रखना, ठीक है, कि all contracts are agreement but all agreements are not contract। इस चीज को याद रखना, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिस्कशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बट थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आप लेमैन के लैंग्वेज से चलोगे, डिक्शनरी के इंग्लिश के मीनिंग से चलोगे, तो डिक्शनरी तो यही कहता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है। इसका मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट को हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, दोनों एक ही बात होती है। इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो दोनों एक ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्ट के अकॉर्डिंग आओगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, तो हमने क्या बोला, एग्रीमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड। याद रखना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट सॉरी, एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो याद रखना, जब एग्रीमेंट पे एनफोर्सिबिलिटी मिली तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो दोनों सेम नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग। अब एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। ओरल जैसे कि मैं आपसे जो ट्यूशन की फीस ले रहा हूं, आपके और मेरे बीच हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। हमारे और आपके बीच जो भी फीस को लेकर पढ़ाने का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो कैसा नेचर का है, ओरल नेचर का। वेयर एस जब आप कंपनी वगैरह में जाओगे या हमारे यहाँ कई एम्प्लॉयज हैं, तो आपको एम्प्लॉय से ना एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो रजिस्ट्री की डीड को साइन कराया जाएगा। तो ट्रांसफर डीड यानी ट्रांसफर का एग्रीमेंट है वो। तो ये चीज को याद रखोगे, एग्रीमेंट कैन बी ओरल ऑल्सो, इट कैन बी रिटन ऑल्सो, इट कैन बी इन अदर वे ऑल्सो। अभी मैं समझाऊंगा अदर वेज क्या होते हैं, बट मेनली ओरल रिटन दोनों ही एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब याद रखना, यहां पर मैंने ये आपको बता दिया एनफोर्सेबल वर्ड का मतलब, इट इज एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ लॉ। और एक तरीके से बोलते हैं कि पार्टीज का इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी टू बाउंड बाय लॉ, एक दूसरे को कानून के तौर पर बांधने की कोशिश होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे। यहां पर मैंने लिखा है एग्रीमेंट के लिए एक फॉर्मूला, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है अभी ना, जब हम टॉपिक एग्रीमेंट का डिटेल करेंगे ना, तो आपको मैं समझाऊंगा इस डेफिनेशन का मीनिंग, कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस
को हम एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी सोचो ना, मैंने आपसे एक वादा किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपने मुझे वादा किया कि आप मुझे पैसे दोगे, फीस दोगे। हमारे और आपके दोनों के ही साइड से एक एक तो प्रोमिसेस हुए हैं। तो याद रखना, आपने भी एक प्रॉमिस किया, मैंने भी एक प्रॉमिस किया, आप भी कुछ दोगे, मैं भी कुछ दे रहा हूं। तो वो है हमारा सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच फॉर्म्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का मेन मेन चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां से एग्जाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि ना आपका लॉ का पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, ठीक है। आपका लॉ का पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, आपको एक एक पॉइंट को समझ कर लिखना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर में क्या क्या चीज है। सबसे पहला चीज मैंने आपको, देखो हेडिंग में लिखा है, एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी चीज को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है, तो उसके अंदर अभी हम जो फीचर्स या जो कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ये सारे फीचर मौजूद होने चाहिए। सबसे पहला कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उससे पहले वो एक एग्रीमेंट तो हो, ठीक। एग्रीमेंट हो का मतलब उसमें एक वैलिड ऑफर दिया गया हो, उसकी वैलिड तरीके से एक्सेप्टेंस हुई हो, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू उसका एक वैलिड प्रॉमिस बना हो, बात वही है, ठीक है। तो याद रखना, एग्रीमेंट हो यानी एक वैलिड ऑफर गया हो और उसको वैलिड वे से एक्सेप्ट किया गया हो, और या तो वैलिड तरीके से प्रॉमिस किया गया हो। तो पहला चीज तो हो गया कि एक एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, लीगल रिलेशनशिप, मैंने अभी इसको भी समझा दिया आपको। लीगल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, लीगल रिलेशनशिप वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप, यानी सू करने का। सू करना मतलब केस फाइल करने का। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच वर्ड का मतलब है अगर किसी ने सॉरी, बीच में ब्रेक किया। ब्रीच वर्ड का मतलब है तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करना को हम ब्रीच कहते हैं। तो अगर किसी इंसान ने ब्रीच करने की कोशिश की, ठीक है, तो हम उसके ऊपर केस करेंगे। ये इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इंटेंशन नहीं होगा तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे। एग्रीमेंट भले बन गया हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा वो। जैसे मैं एक एग्जांपल में इसमें लिया हूं कि एनफोर्सेबल यानी लीगल रिलेशनशिप कहाँ नहीं होती, डोमेस्टिक और सोशल नेचर के एग्रीमेंट में नहीं होती। डोमेस्टिक और सोशल नेचर के एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, इसीलिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते, ठीक है। थर्ड, ये तो बेसिक लॉजिकल है एकदम, ठीक है। दो पार्टीज होनी चाहिए। बट ऑब्वियस यार, कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है तो अकेले इंसान से तो बनाओगे नहीं, तो दो लोग कम से कम हो, यानी एक ऑफरर हो, ठीक है। एक ऑफरर इंसान हो और एक ऑफरी हो। ऑफरर ऑफरी बोले तो एक इंसान जिसने ऑफर किया वो ऑफरर, और जिसको ऑफर मिला है वो ऑफरी। तो कम से कम दो लोग होना चाहिए। अच्छा, ये इंसान ना नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी, यानी हम कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकती है। तो 11th 12th दोनों वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि भाई नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी। जरूरी नहीं है कि दोनों नेचुरल ही हो, जरूरी नहीं है दोनों आर्टिफिशियल ही हो, ठीक। हाँ, लेकिन याद रखना, ही शुड नॉट बी फिक्टिशियस, वो फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। वो इंसान फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी अ रियल पर्सन। फिक्टिशियस मतलब, अब मैं ये कह दिया कि छोटा भीम, ठीक है, एक कार्टून का कोई कैरेक्टर है, उसके साथ, ठीक है, शक्तिमान, ठीक है, स्पाइडरमैन, दे आर नॉट रियल कैरेक्टर्स, ठीक है, दे आर नॉट रियल पर्सन।
एक्चुअली, ठीक है, दे आर फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो रियल पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, रियल पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कई लोग, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू हिमसेल्फ, आप खुद को ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैंने खुद को ही ये प्रॉमिस किया है कि मैं ये करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और खुद नहीं किया तो खुद के ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो याद रखना, दो पार्टीज होंगी, ठीक है, कम से कम दो पार्टी, ऑफरर ऑफरी, दो लोग होने बहुत जरूरी हैं, और वो रियल पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन होने चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए, ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कोई अनलॉफुल, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत पर्पस नहीं होना चाहिए आपका। एग्जाम्पल के लिए, किन चीजों को हम अनलॉफुल मानते हैं या गलत मानते हैं? ऐसी कोई चीज जो पब्लिक की पॉलिसी को अपोज करती हो। पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने का मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अभी पाकिस्तान से जब हमारा वॉर चल रहा था, तो उसके बाद अभी न्यूज में आ रहा है कि कई लोग हमारे इंडिया के पाकिस्तान को खबर पहुंचा रहे थे। तो दिस इज अपोज्ड, यानी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी नेशन के या उसके लोगों के खिलाफ का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हुआ भी होगा, और कल को एक दूसरे पे केस करना भी चाहें, तो लॉ उल्टा इनको अलग दूसरे आईपीसी में जेल डाल देगा। यहाँ पे तो कभी ये केस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला याद रखना, ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। और लीगल कौन सा नहीं है, यानी दीज कैन नॉट बी डन। और कोई एक्ट फॉरबिडन बाई लॉ है, लॉ ने किसी चीज को मना करके रखा है, जैसे लॉ ने बोल कर रखा है किडनैपिंग, ठीक है, किडनैपिंग, स्मगलिंग, ये सब, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ इसको मना करके रखा है। मर्डर, ठीक है, तो ऐसे चीज के लिए आप मर्डर का किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए, और जाकर वो मर्डर नहीं किया, आपने पैसा दे दिया था, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको फाइल कर दिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाद में लगेगा, आईपीसी पहले लग जाएगी। तो ये चीज याद रखना, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वायलेटिंग लॉ, लॉ को तोड़ने वाला, यानी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लॉ टूट जाएगा, ठीक है। लॉ ने उसको बोल के नहीं रखा है, लॉ कुछ सिंपल लाइन बोला है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो एक्ट कर रहे हो उस एक्ट से कोई लॉ का कोई लाइन टूट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, आप लोगों को बताया भी था, कि आप कैश को ना नहीं कर सकते, कैश में पेमेंट को मना नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो कि मैं पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं कैश नहीं लूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने लॉ तोड़ा। लेकिन इस कैश को लेते वक्त भी इनकम टैक्स एक एक्ट है, उसकी लिमिट है कि आप कैश में 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ऐसा लिमिट लगाया गया है, और 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश में लेने वाले होगे तो आपने इनकम टैक्स एक्ट को तोड़ दिया। तो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा उस तरीके से। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल, इट शुड नॉट बी इलीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट, फ्री कंसेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कहने का मतलब कि डरा धमका कर नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट वर्ड का मतलब है कि आपने उस इंसान को कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले तो दी, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर उस इंसान ने अपनी फ्री विल, अपनी फ्री इच्छा जाहिर की। याद रखना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देके आपने हाँ करवा भी लिया तो उसको नहीं माना जाएगा। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी, और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर उस इंसान की सहमति लेनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, और वो फ्री होनी चाहिए, डरा धमका कर नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजों को हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, जैसे कि इफ, अगर हमने एक्सेप्टेंस दिलवाई है, और वो एक्सेप्टेंस इन्फ्लुएंस हुई है किस चीज से? कोर्शियन, ठीक है। कोर्शियन वर्ड का मतलब होता है धमकी, ठीक है। आपने क्या किया है? धमकी से, ठीक।
अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी इसमें आपने क्या किया है, एक तरीके से बहलाना फुसलाना, ठीक है, या अपना इन्फ्लुएंस डालना, दबाव, ठीक है। तो यहां और इजी लिख देता हूं, किसी इंसान के ऊपर दबाव बनाना, ठीक है, दबाव बनाना, ठीक। तो दबाव बनाकर अगर आपने किया, फ्रॉड, ठीक है, यानी आपने झूठ बोला है, ठीक है, झूठ बोलकर। और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन को कहते हैं गलती। झूठ और गलती में एक डिफरेंस समझना, झूठ जानबूझकर होता है, गलती अनजाने से होती है। तो याद रखना, यानी कि अगर आपने धमका कर, डरा कर, दबाव बनाकर, झूठ बोलकर, गलती या गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर आपने किसी की एक्सेप्टेंस ले भी ली, तो हम उससे बने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। या तो पहले पता चल जाएगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर पता चलेगा तो वो वॉइडेबल नेचर का हो जाएगा, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में। तो फिफ्थ कंडीशन था फ्री कंसेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट है इलीगल, हाँ, ऑल लीगल फॉर्मेलिटी मस्ट बी फुलफिल्ड, ऑल लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कुछ स्पेशल मैंडेटरी कंडीशन है कि आप ऐसा करो, तो आपको वो कंडीशन को मानना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक आप फुलफिल नहीं करते हो तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि मेरा एग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आकर बोलता है नहीं, मेरा वाला एग्रीमेंट अगर ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी को, तो मैं ओरल को नहीं मानूंगा, मुझे रिटर्न चाहिए। तो आपको रिटर्न मानना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है ओरल भी चलता है। अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप मानो। वो बोलता है कि जब तक उस पर स्टैंप नहीं होगा नहीं मानूंगा, तो आपको स्टैंप लगवाना होगा। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाओगे और वेरीफाई नहीं करवाओगे और दोनों पार्टी के साइन नहीं होगा नहीं मानूंगा। ये कंडीशन मैंडेटरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन कहने का मतलब, कंसिडरेशन वर्ड का सिंपल मतलब मैं बोलता हूं ना, पेमेंट। कंसिडरेशन को समझो पेमेंट, ठीक। लीगल कंसिडरेशन, लीगल कंसिडरेशन क्या बोलता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, यानी लॉफुल। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कोकेन में, ठीक है, चरस गांजा में, आप उसको वेपन सप्लाई करके कर रहे हो, आप उसको ब्लैक मनी का फॉर्म में देना चाह रहे हो, ये सारे को इलीगल माना जाता है, ये लॉफुल नहीं है। तो आप कंसिडरेशन को लॉफुल, मतलब कंसिडरेशन का नेचर भी लॉफुल होना चाहिए। दूसरा चीज, लॉफुल मीन्स से भी, मतलब अंडर द टेबल ले जाकर नहीं देना है आपको, घूस के तौर पे नहीं देना है। आप लीगल चीज हो, मतलब लीगल वे ऑफ पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। सामान भी जो पेमेंट हो वो भी लीगल हो, और पेमेंट करने का तरीका भी लीगल ही हो। इलीगल तरीके से ना हो कि हवाला के थ्रू कर दिया उसका पेमेंट, स्विस बैंक में डाल दिया, ये सब नहीं करना आपको, ठीक है। अच्छा, एक खास बात, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, इट शुड बी एडिक्वेट ऑल्सो और इट कैन बी इन एडिक्वेट ऑल्सो। जब मैं बोलता हूं ना इनएडिक्वेट, तो कई लोग ना इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। एडिक्वेट पेमेंट मतलब, जैसे मैं, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, ये मान लो एक मोबाइल फोन है, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन का अगर मैं बात करूं, तो ये इस मोबाइल फोन के अंदर में मान लो ये 30,000 रुपए का बेचने का है। अब कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था और 10 रुपए दे रहा है, और बोल रहा है कंसिडरेशन तो है ही और लीगल है, 10 रुपए इलीगल भी नहीं, और आप बोलते हो इनएडिक्वेट भी चलेगा। तो याद रखना, एडिक्वेट भी हो सकता है और इनएडिक्वेट भी हो सकता है, लेकिन इनएडिक्वेट को रीजनेबल वर्ड के साथ दिमाग में रखना। इनएडिक्वेट बट रीजनेबल, वाजिब होना चाहिए, और कोर्ट देखेगी। कोर्ट में जब आप जाओगे ना, तो ये साबित भी करना होगा कि आप वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्यों दिए हो। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप टैक्स बचाने के लिए 10 रुपए में बेच दो और बोलो 10 रुपए पे टैक्स लगेगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तो याद रखना, इट शुड बी रीजनेबल ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है
नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट्स को ना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड किया है गया है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वर्ड का मतलब होता है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड यानी लॉ ने इसको पहले से ही, लॉ ने पहले से ही इनवैलिड माना है। ठीक है, लॉ पहले से ही इन चीजों को इनवैलिड मानता है। जैसे आपने एग्रीमेंट किया रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का बिजनेस बंद करवाने के लिए आपने क्या किया, बाउंसर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि जाओ उसका दुकान तोड़ दो, बंद करवा दो, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। किसी भी तरीके से अगर किसी के बिजनेस पर, धंधे पर आप रोक लगाना चाहते हो, तो वैसा एग्रीमेंट अगर नेचर का हुआ, किसी भी तरीके से लगा, तो लॉ उसको इनवैलिड मानेगी। दूसरा, रिस्ट्रेंट ऑफ ये मैरिज, आप किसी का शादी रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि जाओ गुंडे भेज दिए, शादी रोक के उनको मार काट दो या शादी रोक दो या कुछ होने ही नहीं देना आगे, तो भैया वो चीज का भी अलाउड नहीं है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर मैंने बोला शादी में मेजर का शादी, मेजर का शादी मतलब 18 प्लस का होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर वाले इंसान का शादी। माइनर का हो तो जरूर रोकना चाहिए, माइनर की शादी तो रोकनी ही चाहिए, बल्कि वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नहीं रोकोगे तो रोकनी चाहिए। ठीक है। क्रिएट मोनोपोली, अगर कहीं भी लग रहा है कि कोई मोनोपोली, मनमानी अपना क्या कर रहा है, अकेला मोनोपोली बनाने वाला है, तो मोनोपोली बनाने वाला कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही उसकी मोनोपोली बन जाएगी, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को अलाउड नहीं है। दीज ऑल आर प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, प्रोहिबिटेड बाई लॉ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारी बातों का होना जरूरी है। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बस खत्म होने वाला है, मत चिंता करो, ज्यादा नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलता है, एक जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो पॉसिबल नेचर का होना चाहिए, मिशन इम्पॉसिबल वाला नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। इम्पॉसिबल को हम वॉइड एंड नल कहते हैं, वॉइड एंड नल यानी शुरू से ही इनवैलिड, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम्पल के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक मुर्दे इंसान को जिंदा करने का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया भी ना तो ये इनवैलिड रहेगा, यानी वॉइड एंड नल रहेगा, क्योंकि ये कर पाना इम्पॉसिबल है। मैंने बोला मैं जादू से क्या करूंगा, पूरा सोने का खजाना खोज के दे दूंगा। एक बाबा जी आए थे 4-5 साल पहले, वो भविष्यवाणी करते थे कि यहाँ पे गोल्ड मिलेगा। ठीक है, खुदाई पूरी करवा दी लेकिन कहीं गोल्ड ही नहीं मिला। तो ऐसे याद रखना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होगे जो इम्पॉसिबल नेचर का है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, वो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कर रहे हो, जिस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ही शुड बी कंपीटेंट यानी केपेबल होना चाहिए। ही शुड बी कंपीटेंट यानी केपेबल, कंपीटेंट यानी केपेबल होना चाहिए। केपेबल यानी वो, उसको अलाउड होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना सके। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ने किसको बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक है, तो लायक वाले लोग ये, ठीक है, ये लायक है। यानी एक इंसान जब मेजर हो यानी 18 एंड प्लस का हो, साउंड माइंड का हो यानी दिमाग उसका ठिकाने पर हो, सही हो, ठीक है, एंड वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, उसके ऊपर लॉ ने किसी भी तरीके से रोक ना लगाई हो, ये तीनों कंडीशन जब मिलता है तब एक इंसान कंपीटेंट यानी केपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कुछ लोग नहीं होते, जैसे माइनर है तो नहीं कर पाएगा, अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड कहने का मतलब वो दिमाग ठिकाने पर नहीं है उसका। ठीक है। इसमें दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं इडियट, ठीक है, इडियट, और एक को कहते हैं लुनाटिक। ठीक है। इडियट एंड लुनाटिक, इडियट वर्ड का मतलब जो जन्म से ही जिसका दिमाग सही ना हो, बचपन से ही उसका दिमाग खराब हो, उसको कहते हैं इडियट। और लुनाटिक वर्ड का मतलब गजनी वाला उसका हाल हो, मतलब उसको फिट्स आते हो, दौरे आते हो। ठीक है। जब कभी कुछ टाइम सही रहेगा, फिर उसको दौरे आएंगे, फिर वो उल्टा सीधा हरकत करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो वो लुनाटिक है।
इडियट तो कभी भी कम्पिटेंट नहीं होता, लेकिन लुनाटिक जब अंडर फिट्स नहीं है, यानी जब उसको दौरे में नहीं है, यानी उसका दिमाग ठिकाने में है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जब दौरे में है तो नहीं कर सकता। हालांकि इसके ऊपर केस है, तो बाद में देखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव करने वाली बात अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, ये लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी जैसे कि जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर, इंडिया का वॉर चल रहा हो, वहां के लोगों को हम एलियन एनिमी कहते हैं। एलियन एनिमी, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जब वॉर डिक्लेयर होता है, वॉर अनाउंस होता है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे सब खारिज कर दिए जाते हैं, सबको वॉइड एंड नल कर देते हैं, ठीक है। तो वॉइड एब इनिशियो बना के सब खत्म कर देते हैं। दूसरा है कॉन्विक्ट, यानी गुनेगार, जिसको जो इसको सजा हुई हो। इंसॉल्वेंट, कंगाल आदमी, पैसे ही नहीं है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डिप्लोमेट, सोवरेन या प्रेसिडेंट पीएम। डिप्लोमेट, सोवरेन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये लोग को कॉन्ट्रैक्ट करने का अथॉरिटी है, लेकिन इनके साथ करना कोई सेंस का नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के पास इम्यूनिटी पावर होती है, यानी आप इनके ऊपर डायरेक्टली केस कोई फाइल कर ही नहीं सकता। तो जब ये इसके पास केस ही कोई नहीं कर पाएगा, ये कुछ गड़बड़ कर दिए तो कहाँ जाओगे। इसलिए लॉ ने बोला कि भैया ये भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। इसीलिए जब भी प्रेसिडेंट वगैरह को कोई भी काम करना हो तो वो अपने पीए के थ्रू करेंगे, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते अपने नाम से, ठीक है। फिर है, एक कंपनी अगर उसके एमओए, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में ना एक लिमिट लिखी होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि ये काम ये कंपनी कर सकती है, तो आप उस लिमिट के ऊपर का कोई काम नहीं करोगे। अगर करोगे तो वो इनकम्पिटेंट, यानी हम मानेंगे कंपनी उसके लिए काबिल ही नहीं है, तो वो काम का कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें 10 बातें होनी जरूरी हैं, ठीक है, 10 बातें होनी जरूरी हैं। जब 10 चीजें मिलेंगी, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये 10 स्टेजेस से उसको पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल था हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। होप सो आज का वाला सारा चीज आपको समझ में आया। अगर कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ लो, एल्स क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा। ओके, आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है, ठीक है।